नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सिलेबस है उसकी भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 की बात कर रहे थे। इससे पूर्व हम 5 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो पढ़ चुके। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, और चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और आपका जो पांचवा था संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की, या हम यूं कह दें संपूर्ण संविधान का सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात आज हम करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका हेडिंग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और छठा जो मूल अधिकार है उसका हेडिंग भी हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा है। साथ ही संविधान की प्राचीर की संज्ञा भी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को दी है। आज उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, संविधान की हृदय और आत्मा वाला सवाल बार बार पूछा जाता रहा है, अब ये पुराना हो चुका है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसी के संदर्भ में एक और बात की गई है कि संविधान की प्राचीर, संविधान की दीवार की संज्ञा दी है किसको, अनुच्छेद 32 को। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आइए हम सीधा टू द पॉइंट हमारा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पूर्व जितने भी हमने जो 5 मौलिक अधिकार पढ़े और उसने जितने भी हमारे अधिकार हैं, यदि उनमें से किसी भी हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण इसी अनुच्छेद के आधार पर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 के आधार पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, उन हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो हमसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 32। नंबर 2 चीज, मनुष्य के या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, अब देखो, न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो अगला सवाल हमारा यहीं से बनता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की। या यहीं से सवाल यह भी बनता है, अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान है, 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। अब हमारा सवाल यहां से बनता है कि 5 प्रकार की, अगला जो सवाल बनता है, 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को कौन प्रदान करता है। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को आपका 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो हाई कोर्ट है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उसे भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, अब यहां पे ये अब तक के सारे सवाल बन गए, लेकिन इसके आगे जो सवाल बनते हैं, 5 प्रकार की रिट कौन सी है।
हमसे सवाल कई बार ऐसा निम्न में से कौन सी रिट अनुच्छेद 32 के आधार पर जारी नहीं की जाती, और उसमें विशेषतः कई बार लिखा होता है व्यक्तिगत रिट, सामाजिक रिट, यानी कि इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस आते हैं इन 5 को छोड़कर। 5 कौन सा, देखो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रिट हो गई। अब अगला अगर हमारे सवाल एग्जामिनर अगर हमसे सवाल पूछता है तो वो विशेषतः एक बात याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार में वो क्या करता है कि वो सीधा ही कह देगा सुमेलित करो, इंग्लिश मीनिंग्स हैं ये दे देता है और हिंदी का अर्थ वाले जो हैं ये हिंदी जो है ये दे देता है। यानी कि पर्टिकुलर बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, प्रमादेश को मैंडामस, प्रतिषेध को प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण को सेरिटेरियो और अधिकार परीक्षा को क्यों वारंटो। ठीक है दोस्तों, तो इसको सुमेलित करो के रूप में आपसे कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो हिंदी मीडियम को होते हैं और उन्हें इंग्लिश के अर्थ नहीं पता होते। जो इंग्लिश का एग्जाम देता है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें हिंदी मीडियम वालों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहां एक बात आपको याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। अब इसके पश्चात एग्जामिनर आपसे जो अगला सवाल बनाता है वो सीधा ऐसा पूछ लेता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ क्या है। यदि हम बात करें यहां पे वो सीधी किसकी बात कर रहा है, अर्थ की, तो अर्थ क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसके बारे में भी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि इसका अर्थ को प्रस्तुत किया जाए क्यों होता है। ठीक है, इसका कारण भी आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, लेकिन पहले आप इसको सीधा देख लें। परमादेश, हम आदेश देते हैं, यानी कि जो हमारा न्यायालय है वो कहता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन, यानी कि रोकना, किसी भी विषय वस्तु को जहां है वहीं पर उसे रोकना। उत्प्रेषण, को प्रेषित किया जाए, यानी किसी विषय वस्तु को अपने पास मंगवाना। इसके बाद में अधिकार परीक्षा, यानी कि किस आधार से किसी भी व्यक्ति विशेष किसी संस्था से पूछना कि आपने भाई ये जो काम किया वो किस आधार से किया या किस आधार से आप कर रहे हैं। इस प्रकार की 5 रिट जारी की जाती है। देखो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, आपसे एग्जामिनर साधारण सा सवाल पूछ लेगा कि रिट जारी की जा सकती है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। सुनना मेरी बात, उपरोक्त सभी केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 में साफ साफ लिखा गया है कि उच्च न्यायालय रिट 5 प्रकार की रिट तभी जारी करेगा जब भाग 3 के अंतर्गत या प्रदत्त जितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका यदि उल्लंघन होता है तभी। क्योंकि रिसेंटली अभी आपने एक चर्चित मुद्दा सुना होगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई थी तमिलनाडु में, जो मेडिकल पाठ्यक्रम के जो बच्चे थे उनकी तरफ से राजनीतिक दलों ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और याचिकाकर्ता का दावा था कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, तो इससे उन बच्चों के वहां के आरक्षण के प्रावधान को जो है सेंट्रल सरकार ने समाप्त कर दिया था। 50% से अधिक था। इसलिए अब क्या हुआ कि उस पाठ्यक्रम के जो आरक्षण व्यवस्था थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तमिलनाडु के द्वारा, और ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और कैसे हुआ, आप हमें बताओ तो सही। आपने पिटीशन दायर कर दी, हमने एक्सेप्ट भी कर ली, तो वो याचिकाकर्ता का दावा था कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है और इस आधार पर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही कह दिया कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहां किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, यानी कि यहां पे भाग जो अपना भाग 3 में उल्लेखित जितने भी अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 विधि के समक्ष अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रताएं आपके 6 प्रकार की प्रदान की गई हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 20 अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 आपका जो है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 23 आपका जो है दुर्व्यापार एवं
जो आपकी सागड़ी प्रथा है उस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष तक के बालकों से बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंध। अनुच्छेद 27 करों के बारे में किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी धर्म विशेष के कल्याण हेतु। इसके बाद में अनुच्छेद 28 आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30, अभी हम अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं ये जो अनुच्छेदों के मैंने नाम लिए हैं, यदि ये जो जिस चीज का प्रावधान करते हैं यदि उसका उल्लंघन हुआ है तभी न्यायालय की शरण ली जा सकती है और तभी न्यायालय हमारे यहां पर ये 5 प्रकार के रिट जारी करेगा। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न्यायालय द्वारा तभी जारी की जाएगी जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा हिरासत में रखा गया हो, जबरन उस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया हो। अब इसका एक उदाहरण हम समझते हैं। हमने अनुच्छेद 22 पढ़ा था, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। वहां पर हमने बात की थी कि पुलिस के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा आप, यानी कि 24 आवर्स में यात्रा के समय को छोड़कर। अब ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए सामान्य रूप से आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जाता। ऐसी परिस्थितियों में आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संबंधित हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हम राजस्थान के निवासी हैं तो सबसे पहले कहां करेंगे, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हम हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जब दायर करेंगे तो संबंधित न्यायालय यानी कि जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है वो इस संबंध में ये रिट जारी करेगा। और जैसे हमारा जो हमारा निकटतम थाने का क्षेत्र है, जिस थाने के क्षेत्र में हम रहते हैं जहां पर यह घटना हुई है, उस संबंधित जो है थाना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए भी कह सकता है और आदेश जारी कर सकता है कि इस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसका अर्थ ये होगा को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात जिस व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। कारण दोस्तों इसका कारण ये संबंधित व्यक्ति से हम ये पूछ सके क्या वास्तव में आपको अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। क्योंकि दोस्तों कई बार इस रिट का आपको मैं बता दूं मिसयूज भी किया जाता है। मिसयूज ऐसे होता है, देखो आजकल वर्तमान परिदृश्य में आप जानते हैं हमारे यहाँ पर लव मैरिज वगैरह का अधिक प्रचलन है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लड़का और लड़की के बीच में किसी प्रकार का कोई जैसे मान लो फैमिली एग्री नहीं होती है तो परिवार के द्वारा लड़की को अपने घर में बंद कर लिया जाता है कि भाई आप घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर तो संबंधित लड़के व्यक्ति द्वारा इस संबंध में याचिका हाईकोर्ट में दायर की जाती है। अब ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट में याचिका दायर की उस जो है लड़की महिला बालिका जो भी है उसको संबंधित कोर्ट में बुलाया जाता है। 18 साल से ऊपर होती है तो संबंधित पुलिस उसको लेकर कोर्ट में पेश करती है। तब उससे पूछा जाता है क्या वास्तव में आपको अवैध रूप में हिरासत में रखा गया है। यदि वो मना कर देती है तो देखो दोस्तों याद रखना न्यायालय की अवमानना के आधार पर दंड का प्रावधान है, क्योंकि आपने न्यायालय का समय क्या किया है, जाया किया है। अनावश्यक रूप से आपने कार्यवाही बाधित करने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको वैसे ही पता है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उन्हें विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ये आपको बता दूं सार्वजनिक संस्था यानी कि जैसे पुलिस हो गई और भी कोई संस्था है जिन्होंने आपको अवैध रूप से हिरासत में रख रखा है तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पे आप समझ गए होंगे कि परिवार वाले किसी व्यक्ति विशेष को कैद करके रखते हैं तो भी हाईकोर्ट इस संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है वो व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ही दायर की जाती है और व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ही ये रिट जारी की जाती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं नंबर 2, परमादेश। परमादेश क्या है? देखो दोस्तों, जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या किसी संस्था में कोई व्यक्ति विशेष जो बैठा है वो किसी अपने द्वारा जो उसके कर्तव्य हैं उनके कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, जो उसके काम है उन कामों को वो सही ढंग से क्रियाकलापों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहा है, काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, ना नुकर कर रहा है, तो इस संदर्भ में हम याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई हमारा ये इतने समय से काम पेंडिंग है और संबंधित विभाग इस पर ना तो रिजेक्शन दे रहा है ना अप्रूवल दे रहा है। कोई भी संबंधित विषय वस्तु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में या न्यायालय खुद भी कई बार आदेश देता है
समझना में हमारी बात। न्यायालय ने कहा कि भाई आप ये आदेश के, न्यायालय द्वारा कई बार आदेश दिया जाता है कि कचरा प्रबंधन के संबंध में आप क्या ठोस प्रावधान करिए, लेकिन उसके बाद में भी संबंधित अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों के द्वारा ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता। तब न्यायालय द्वारा इस प्रकार की रिट हम जो है दायर कर सकते हैं कि साहब उन्होंने तो सुना ही नहीं। तब न्यायालय आदेश देता है कि संबंधित व्यक्ति को जो है आदेश देता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो न्यायालय की अवमानना के आधार पर आप दंड के भागी हैं। समझ रहे हैं? यानी कि सार्वजनिक पदों पर या निगम, जितने हमारे यहाँ नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होते हैं, इन पदों पर जो भी व्यक्ति सार्वजनिक पदों पर विराजमान हैं उनके संदर्भ में परमादेश रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अर्थात वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें। ठीक है, आगे देखिए प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, जब हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय, जो अन्य न्यायालय जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यदि किसी कार्य की सुनवाई, किसी मामले की सुनवाई प्रारंभ कर देता है या कोई कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक दृष्टि से जब वो काम प्रारंभ हुआ उसी समय अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा एक रिट जारी की जाती है जिसे हम कहते हैं प्रतिषेध, और इसका अर्थ होता है रोकना। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आपने जो भी कार्य अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर करने का प्रयास किया या आप कर रहे हैं उसे जहां है वहीं पर रोक दीजिए और वो मामला आप हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, इसके बाद में अगला जो है उत्प्रेषण। देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों जो रिट हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक जितने भी जो विभाग हैं उन्हीं के खिलाफ जारी की जाती है। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। ठीक है, उत्प्रेषण, अब मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा था और कार्य करते करते उसने अपना वो कार्य पूर्ण कर लिया, उस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली, या जो कार्य कर रहा था वो कार्य पूर्ण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उस कार्य की अंतिम अवस्था में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। और इस रिट का अर्थ यही होता है कि आपने जो कार्य पूर्ण कर लिया है उसे आप जहां है वहीं रहने दीजिए और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको हमारे पास प्रेषित किया जाए, आप उसको हमारे पास भेज दो। मतलब क्या हो गया? को प्रेषित किया जाए। आपने जो कर लिया, जो काम कर लिया, ठीक है, यहां तक का, आगे का हम देख लेंगे, आप हमारे पास भेज दो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंतिम रूप से कोई कार्य कर रहा होता है, यानी कि जो अंतिम चरण में जो कार्य होता है उसके संदर्भ में रिट जारी की जाती है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अगला जो है पांचवा अपना अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस आधार से, क्यों, वारंटो। देखो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार परीक्षा, इसका देखो अर्थ सही, अधिकार परीक्षा यानी कि पूछा किस आधार से, किस अधिकार से। मान लो किसी सार्वजनिक पद पर किसी संस्था के अधीन कोई व्यक्ति विशेष किसी पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ रिट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा, और उस संबंधित व्यक्ति और संस्था से पूछा जाता है कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं इस पद पर, वो किस आधार से कर रहे हैं, आपको ये कार्य करने के लिए किसने कहा, आपको ये कार्य करने की अनुमति किसने प्रदान की। तो संबंधित व्यक्ति और संबंधित संस्था को इस संदर्भ में जवाब पेश करना होता है। यदि जवाब सही है तो न्यायालय उसे लीगल मानता है, लेकिन यदि जवाब सही नहीं है और वह व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है फिर भी उस पद पर कार्य कर रहा है, तो न्यायालय द्वारा उसे अवैध ठहरा दिया जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को कहा जाता है कि अब आप ये पद छोड़ दीजिए, यानी कि वो पहले जिस पद पर था उस पर काम करेगा, लेकिन वो इस पद पर तो कार्य नहीं करेगा, यानी कि उसकी योग्यता जिस पद के अनुसार है उसे उसी पद पर कार्य करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है भाग जो है हमारा 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में हम बात कर रहे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके संदर्भ में आपने बहुत सारी जो है जानकारी आज आपने प्राप्त की है।
एक एक पॉइंट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। देखो दोस्तों, ये जो कक्षाएं हैं समान रूप से आप कह सकते हैं रीट, पटवार और पुलिस कांस्टेबल तीनों के लिए सिलेबस में सारी चीजें लगभग सेम हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपको यहां पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है, आपको तीनों को ये कक्षाएं पूरी पढ़नी चाहिए। देखो, जो सिलेबस में राजस्थान पुलिस के सिलेबस में है सेम वही पटवार में है, और उससे मिलते जुलते अधिकतर टॉपिक्स रीट में है, एक आध टॉपिक्स कम है, बाकी सारे टॉपिक्स है। देखो, रीट में भी प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति निदेशक तत्व है, ठीक है। इसके बाद में आपका भाग 5 संघ सरकार पूरी है, भाग 6 राज्य सरकार पूरी है, पंचायती राज और स्थानीय सुशासन। तो मुख्य रूप से यही तो आपका पुलिस और पटवार में है। साथ में कुछ एडिशनल चीजें भाग 1, 2 संवैधानिक विकास पृष्ठभूमि, तो ये आप जो है ये सामान्य जानकारी भी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अनुच्छेद 32 के बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 33 के संदर्भ में। आप इसको दोस्तों इसी प्रकार से उतारना, क्योंकि देखो एक फॉर्मेट होता है प्रत्येक चीज को समझने का और पढ़ने का, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि इस फॉर्मेट से आपको यह भी पता रहेगा क्वेश्चन कैसा बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है, और आगामी आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों, मैंने जितने भी सवालों का आपके सामने वर्णन किया है वो प्रत्येक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये याद रखना है कि भाई सवाल किस प्रकार से बन रहे हैं। अब देखो, इसके बाद में हमारे यहां आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 इस बात का प्रावधान करता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाओं में है, राज्य के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन हो, सरकारी सेवाओं में है, सरकारी सेवाओं में भी मुख्यतः कौन? सबसे पहले सशस्त्र बल, यानी कि सशस्त्र बल का शस्त्र का मतलब यह होता है कि जो हथियारों से युक्त होते हैं, अर्थात वायुसेना, थल सेना और आपकी जल सेना, ठीक है। तीनों सेनाएं हो गई। आपके अर्धसैनिक बल हो गए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इसके बाद में आप जो है एसएसबी, जो ये हैं पैरामिलिट्री फोर्स जिन्हें आप कहते हैं, ये हो गई। इसके बाद में पुलिस हो गया, ठीक है, जितने तमाम प्रकार की स्टेट की पुलिस है वे हो गए। और दूसरे नंबर पे आते हैं लोक व्यवस्था को बनाए रखने में, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले जितने भी जो सार्वजनिक पदों पर जो व्यक्ति विराजमान है वो सब, ठीक है। दूसरी चीज लोक नियोजन, अर्थात सरकारी के रूप के अधीन जो व्यक्ति कार्यरत हैं। तीसरी चीज दूर संचार, याद रखिएगा इसके अंदर एक और शब्द है दूर संचार, ठीक है। तो दूर संचार के अधीन जो भी व्यक्ति यहां कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सभी के मौलिक अधिकारों को संसद कम कर सकती है, उनका न्यूनीकरण कर सकती है, उनका अल्पीकरण कर सकती है, उनको समाप्त कर सकती है। अर्थात यदि हम बात करें, इन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति किसी भी आधार पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मुझे जैसे मान लो अपन सीधा अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, उसमें हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति, हम कह सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अब सेना के अंदर कोई व्यक्ति है, कॉन्फिडेंशियल जानकारी होता है कि साहब मेरे को तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं तो बताऊंगा अभी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर क्या चल रहा है। मीडिया के सामने आके कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और ना ही कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह सरकार के नियमों, ये जो हमारी विधि है, हमारे कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए इन पदों पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उन पर सीमाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम बात करें, मैं आपको एक सामान्य से उदाहरण दूं, उनके मौलिक अधिकार जरूर होते हैं लेकिन प्रारंभिक रूप से नहीं, अंतिम रूप से। यदि मैं बात करूं, आपने देखा होगा कई बार आप देखते हैं कि जैसे मान लो अभी भारत और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि युद्ध होने की आशंका और युद्ध होता है और उस समय कोई सैनिक कहेगा कि साहब मेरे तो प्राण एवं दैहिक जो है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मुझे तो गोली लग जाएगी साहब, मैं तो मर जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में युद्ध कौन लड़ेगा? फिर सब लोग घर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हालांकि जुनून, देशभक्ति इतनी भरी होती है हमारे जवानों के अंदर, आज भी है, हमारे आम जनता के ऊपर भी है। यदि कह दिया जाए कि चाइना को अंदर लेना है तो हम सब लोग बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां मैं सीधा लिख देता हूं कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध। अब मैंने आपको कहा अंतिम रूप से प्रभावी है। अंतिम रूप से कैसे है? मान लो किसी बॉर्डर पे किसी सैनिक को गोली लग गई, यानी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, अब उसका मौलिक अधिकार इफेक्टिव होगा। उसे किसी भी कंडीशन में बचाना है, क्योंकि उसको भी क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। समझ रहे हैं? तो सरकार ऐसी परिस्थितियों में, आपको पता है, मिलिट्री अपनी व्यक्ति को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर, चौपर जो भी लगता है संबंधित हॉस्पिटल में तुरंत प्रभाव से पहुंचाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब किसी क्षेत्र विशेष में सेना विधि प्रवत हो तो उस क्षेत्र विशेष में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, यानी कि हम बात करें अनुच्छेद 34 में ये पावर दी गई है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए। जैसा अभी आपने बात की, आपने दिल्ली में जो दंगे हुए, पुलिस नाकाम हो गई। आप सबको पता है, मीडिया के माध्यम से आपने देखा, लाखों लोग पीसीआर पे कॉल कर रहे थे, लेकिन दंगे आग जो है इतनी भड़क चुकी थी कि पुलिस के द्वारा भी नियंत्रण नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में यदि दिल्ली का जो क्षेत्र विशेष है, देखो दोस्तों, सेना विधि पूरे देश में भी एक साथ लागू की जा सकती है और किसी क्षेत्र विशेष पर भी लागू की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे दिल्ली क्षेत्र विशेष हो गया, जिस एरिया में दंगे हो रहे थे वहां पे यदि आर्टिकल 34 का प्रयोग करते हुए जो है संघ सरकार यदि सेना विधि यानी सेना कानून लागू कर देती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। सेना विधि का मतलब ये होता है कि उसके दौरान सीधा ही ये कहा जाता है कि यदि आप घर से बाहर निकले मिलिट्री की बिना परमिशन के, तो सीधा गोली मारने का आदेश होता है। तो जब भी आपके आसपास के एरिया में मिलिट्री शासन लागू हो, सेना विधि प्रवत हो, तो सोच समझ के घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है आप प्रदर्शनकारी हैं या सामान्य नागरिक हैं या आप सताए हुए हैं। उस समय यह नहीं देखा जाता, क्योंकि दंगों के दौरान जब व्यक्ति इस प्रकार के दंगे कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि यदि कुछ लोगों को रोकने के लिए सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ विशेष समुदाय, कुछ लोगों के द्वारा अन्य लोगों को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती है। समझ रहे हैं? तो आप यहां याद रखिएगा, आर्टिकल 34 सीधा प्रावधान करता है मिलिट्री कानून जिसे हम कह सकते हैं, सेना कानून जिसे आप कह सकते हैं, सेना विधि जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यह अधिकांश आपका अपना नॉर्थ ईस्ट में लागू रहता है। ठीक है, जो आपकी आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको पता है, जो आपका असम, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ के कुछ क्षेत्र विशेष में 12 महीने आपका जो है, कई बार यह आपका जो कानून है लंबे समय तक जारी रहता है, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही
विकट समस्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलगाववादी दल हैं जिनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमेशा खलल पैदा की जाती है, विपदाएं उत्पन्न की जाती है। इसलिए वहाँ पर जो है सेना विधि कानून प्रवृत्त किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहती है देखो, यानी कि संसद को केवल संसद को कुछ मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, केवल संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति आप कह सकते हैं। देखो हमारे यहाँ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके संबंध में दंड का प्रावधान करना आवश्यक है। जैसे हमने आर्टिकल 17 की बात की, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यताकांड, तो वहां बताया गया कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन करना ही दंड है, अपराध है और अपराध के लिए दंड होगा। तो अब संविधान में तो उस दंड का कहीं उल्लेख नहीं है, उसके लिए अलग से संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा कि इस संदर्भ में यदि आपने इस आर्टिकल का अनुच्छेद 17 का उल्लंघन किया तो आपको ये दंड का प्रावधान होगा, इतने साल की सजा होगी, जुर्माना होगा। वो अलग से संसद के द्वारा अधिनियम एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। अब हम अगली बात करें, इसी प्रकार आपका जो आर्टिकल 23, 24 है कि अपन जो 23 की बात की थी मुख्य रूप से मानव दुर्व्यापार, ठीक है, तो उसमें यदि किसी व्यक्ति का व्यापार कोई व्यक्ति विशेष करता है तो उसके संदर्भ में भी संसद अधिनियम द्वारा इस प्रकार का कानून बना सकती है। ठीक है, इसी के साथ केवल और केवल संसद ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, राज्य विधानमंडल को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 35 यही कहता है कि केवल संसद का मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल को इस संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आपको विशेष तौर से यहां ध्यान रखना है कि विधानमंडल मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 35 इस संदर्भ में केवल संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों तो अभी हमने मौलिक अधिकारों का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हमने अंतिम रूप से अनुच्छेद 35 की बात की। दोस्तों ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने पढ़ लिया और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, और पुनः एक बार जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो वे उन सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम जारी रख सके। हमारे वीडियो पर आप लाइक एवं कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को तक ये हमारा संदेश पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।